تو मूवी की शुरुआत में हम सऊदी अरब के एयरपोर्ट में नजीब और हकीम नाम के दो मलयाली लोगों को देखते हैं जो कि बेहतर नौकरी और ज़िंदगी की तलाश में भारत से सऊदी अरब आए थे ताकि वहां पर काम करके वो भारत में एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। अब अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो इनकी बातों से हमें पता चलता है कि असल में जिस कंपनी के अंदर वो काम करने के लिए आए थे वहाँ से इन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आने वाली थी, मगर काफ़ी देर होने के बाद वहाँ पर कोई नहीं आता और मलयाली होने की वजह से हकीम और नजीब को मलयालम ज़ुबान के अलावा और कोई ज़ुबान नहीं आती थी। वो हिंदी बोलते थे लेकिन वो भी टूटी फूटी। साथ ही साथ सऊदी जैसे गल्फ कंट्री में बस अरबी ज़ुबान का इस्तेमाल हुआ करता था। वो दोनों किसी से बात करके मदद भी नहीं मांग सकते थे। तब किस्मत से इन्हें एक आदमी मिलता है जो कि इनकी ज़ुबान को समझ रहा होता है, जिसकी मदद से वो इस कंपनी में कॉल करते हैं जहां पर वो जाने वाले थे, यानी कि जिस कंपनी के लिए वो यहाँ आए थे। पर कंपनी में कोई कॉल नहीं उठा रहा था। वो आदमी अचानक से बताता है कि असल में आज फ्राइडे है और सऊदी में फ्राइडे के दिन सब ऑफिस की छुट्टी होती है। अब इस बात को जानने के बाद नजीब और हकीम एयरपोर्ट के बाहर आते हैं और वापस से इंतज़ार करने लगते हैं। इन्हें वहाँ पर इंतज़ार करते हुए रात हो जाती है। तब वो अपनी तरह और भी काफ़ी लोगों को देखते हैं जो कि अलग अलग मुल्कों से आए थे। पर अजीब बात ये होती है कि इन सब की कंपनी वाले लोग जो थे वो इन्हें लेने के लिए आए थे। अब बहुत ज़्यादा देर होने के बाद वहाँ पर एक शख्स आता है जिसको हम कफील जूनियर बुलाएंगे। अब अरबी में कफील का मतलब होता है मालिक, इसलिए वो दोनों इसके साथ जाने लगते हैं। वो दोनों ही कफील जूनियर से कंपनी के बारे में बहुत कुछ पूछना चाहते थे, मगर इसकी अरबी ज़ुबान की वजह से वो इससे ज़्यादा बात नहीं कर पाते। अब कफील जूनियर इन्हें अपने साथ एक टेम्पो में बिठा कर ले जाने लगता है और वो दोनों इस बात से भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनसे तो कहा गया था कि इन्हें वहाँ लेने के लिए एक बस आएगी। लेकिन अभी नजीब और हकीम इस बात पर ध्यान नहीं देते और बस सोचने लगते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द अच्छे पैसे कमाकर अपने घर वापस जाना है। थोड़ी ही देर के बाद कफील जूनियर इन्हें एक सेराई इलाके में ले जाता है, जहां आने के बाद वो एक और आदमी से मिलता है और अब हकीम को टेम्पो से नीचे उतार कर इससे इस आदमी के हवाले कर देता है। तब नजीब और हकीम दोनों में से किसी को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन अब तक इन्हें इतना समझ में आ गया था कि वो किसी गलत आदमी के साथ आ गए हैं और यहाँ जिसने इन्हें भेजा था वो भी गलत था और वो कंपनी जिसके बहाने वो यहाँ आए थे वो भी गलत थी। खैर यहाँ पर असल में हुआ ये था कि कफील जूनियर ने इन्हें बाकी शेखों को भेज दिया था। वो दोनों इसे सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कफील जूनियर इनकी कोई बात नहीं सुनता और बस हकीम को वहीं छोड़कर नजीब को लेकर निकल जाता है, जिसके बाद इसने नजीब को भी एक दूसरे आदमी के पास छोड़ दिया था। अब नजीब बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि ना तो उसके आसपास के लोग इसकी बात समझ रहे थे और वो जिस एक इंसान के साथ अपने मुल्क से आया था वो भी इससे अलग हो गया। और यही सब सोचते हुए वो परेशान होकर एक तरफ बैठ जाता है। लेकिन बाहर का मौसम बहुत ही ठंडा था और नजीब को वहाँ नींद नहीं आती, इसलिए वो वहाँ कफील के टेंट में जाकर सो जाता है। जिसके साथ ही हम नजीब के पास में जाते हैं जहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जान पाते हैं कि पहले के वक्त में नजीब एक नदी से रेत निकालने का काम किया करता था। तब वहाँ पर अपने ही एक साथी संतोष से इसे संतोष के साले के बारे में पता चलता है जो कि सऊदी में ही काम करता था और अभी के वक्त में सऊदी का वीजा भी आसानी से मिल रहा है, जिसके लिए बस एक डीलर को 10 लाख रुपए देने थे। नजीब के पास इतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन वो जानता था कि आजकल के वक्त में लोग बाहर के मुल्कों में जाकर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और बाद में इनके घर के हालात अपने आप बेहतर होने लगते हैं और अगर वो अभी 10 लाख रुपए लगा देता है तो आगे चलकर वो भी एक अमीर इंसान बन सकता है। अब यही सब सोचते हुए वो अपनी बीवी सीनू के जेवर गिरवी रखकर संतोष के साले की मदद से अपना पासपोर्ट बनवाता है और इस कंपनी में अप्लाई करता है कि वहाँ जाकर वो इसमें काम करेगा। अब आगे हम सीनू को देखते हैं जो कि माँ बनने वाली थी। साथ ही साथ नजीब और सीनू दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और सीनू भी यही चाहती थी कि नजीब अपने हिसाब से सब कुछ अच्छे से कर ले। अब मौजूदा वक्त में हम देखते हैं कि अचानक से ही नजीब का जो कफील यानी मालिक होता है वो उसे लात मार कर उठाता है और बाहर जाकर सोने के लिए कहता है, जिसके अगले ही दिन नजीब की आंख खुलती है तो इसकी मुलाकात इसी जगह मौजूद एक बहुत ही बूढ़े आदमी से होती है जिसे हिंदी आती थी और वो वहाँ पर
बकरियों को चराने और इनका दूध निकालने का काम करता था। नजीब इससे टूटी फूटी जुबान में बात करने की कोशिश करता है और तब वो बूढ़ा आदमी इसे दूध देकर कफील को देने के लिए कहता है, लेकिन नजीब को इसकी बात समझ नहीं आती और वो खुद ही सारा दूध पी लेता है। इस पर पहले तो वो बूढ़ा आदमी बहुत गुस्सा होता है और दूध को कफील को देकर आने के लिए कहता है। नजीब अब कफील को दूध देकर वापस आता है और इसे समझाने की कोशिश करता है कि वो धोखे से यहाँ फंस गया है, लेकिन कफील इसकी बात नहीं सुनता और अरबी जुबान में बूढ़े आदमी के पास जाकर इसे काम सीखने के लिए कहता है। ये देखकर नजीब दोबारा रोते हुए कफील को सब कुछ समझाने लगता है, लेकिन कफील जूनियर भी इसकी बात नहीं सुनता और हंसता हुआ इसे काम करने के लिए कहता है। नजीब बहुत ही ज्यादा परेशान था। तब कफील जूनियर वहाँ रोटियां बनाता है और इसे नजीब को खाने के लिए देता है। अब सब्जी ना होने की वजह से नजीब को वो रोटियां पानी में डुबो कर खानी पड़ती है। ऐसी हालत में रहना नजीब के लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं था। वो यहाँ किसी और ही मकसद के लिए आया था, लेकिन इसके साथ तो बहुत ही बुरा सलूक हो रहा था। जो जिंदगी वो अपने गांव में गुजार रहा था, इससे भी बदतर जिंदगी यहाँ थी। मगर नजीब वहाँ से जाना चाहता था, इसलिए वो बूढ़े आदमी के पास जाकर इससे सड़क के बारे में पूछता है और तब जाकर इसे पता चलता है कि सड़क वहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है। साथ ही साथ इस बूढ़े आदमी को तो ये तक पता नहीं था कि इसका नाम क्या है और वो खुद वहाँ कितने सालों से फंसा हुआ है। अब ये समझान कर नजीब की हालत बहुत खराब हो गई थी कि वो घर पर पैसे नहीं भेज पाए और यहाँ पर अजीब तरीके से फंस चुका है। अब रात होने पर नजीब जब सोता है तो कहानी वापस माजी में जाती है, जहाँ पर सीनू और नजीब इसके सऊदी जाने से पहले एक दूसरे से अपने होने वाले बच्चे के बारे में बातें कर रहे थे। जिसके बाद सीधा वो मंजर आता है जहाँ पर नजीब हकीम के साथ अपने गांव से शहर की तरफ निकल रहा था ताकि वो हवाई जहाज से सऊदी जा सके। वहाँ पर वो सीनू और अपनी माँ को अपना ख्याल रखने को भी कहता है और हकीम के साथ निकल जाता है और इस तरीके से ये लोग सऊदी अरब में आते हैं। मौजूदा वक्त में जब अगले दिन सुबह नजीब की आँख खुलती है तो वो पानी लेकर फ्रेश हो रहा था, लेकिन तभी अचानक से कफील जूनियर आकर इसे मारने लगता है और पानी छीन कर ले जाता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर पानी पैसों से खरीदते थे और पानी वहाँ बहुत महंगा था। तब जाकर वो बूढ़ा आदमी नजीब को रेत का इस्तेमाल करने को कहता है, जिसको सुनकर नजीब को और भी ज्यादा बुरा लगता है। तभी वहाँ पानी भरने वाला टैंकर आता है, जिसके ड्राइवर को देखकर नजीब इससे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी इसकी कोई मदद नहीं करता, यानी कि इनके लिए ये रोज का काम था। इतने में ही वहाँ कफील जूनियर वापस आकर नजीब को मारने लगता है और वो इस बार अपने साथ बंदूक तक ले आया था, जिससे कि वो नजीब को गोली मारने ही वाला था कि तभी इनकी पानी की टंकी भर जाती है, जिससे कि कफील जूनियर की तवज्जो हट जाती। अब पानी को देखकर नजीब वापस अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगता है, यानी कि गांव के बारे में। तब हम देखते हैं कि नजीब गांव की नदी में आराम से नहाता था, जहां गांव में इसके पास पानी ही पानी था। वहीं यहाँ पर वो पानी के कतरे कतरे के लिए रोता था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि नजीब को मार कर जगाया जाता है और कफील इसे बकरी का दूध निकालने को कहता है। तब नजीब को समझ नहीं आता कि आज वो बूढ़ा आदमी कहाँ चला गया। साथ ही साथ नजीब को दूध निकालना नहीं आता था, इसलिए बकरी इसे लात मार देती है। तब कफील खुद इसे दूध निकालना सिखाता है और बाद में इसे भेड़ों को चारा देने के लिए भी भेजता है। अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं और नजीब को रोज दूध निकालना पड़ता है, साथ ही साथ भेड़ बकरियों को चारा भी देना पड़ता है, क्योंकि इस दिन के बाद से वो बूढ़ा आदमी की कहीं नजर नहीं आया। नजीब जब आगे जाकर अपनी शक्ल को एक गाड़ी के शीशे में देखता है तो उसे पता चलता है कि इसकी दाढ़ी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है और इसके हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। इसे वहाँ आए हुए काफी महीने हो चुके थे। अब नजीब को ये भी याद नहीं था कि वो यहाँ कब आया था, कैसे आया था और इसे कितना वक्त यहाँ पर और रहना पड़ेगा। लेकिन जो भी था वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था और वो जोर से चीखने लगता है, रोने लगता है और अपनी जिंदगी को खत्म करने का सोचकर एक ऊंची जगह पर चढ़ जाता है ताकि वहां से कूद कर मर सके। लेकिन अचानक इसकी नजर नीचे पड़ती है, जहाँ कुछ गध किसी चीज को नोच नोच कर खा रहे थे। अब जब नजीब वहां जाकर चेक करता है तो इसे पता चलता है कि दरअसल वहाँ एक लाश थी, जिसको इस हालत में पहचानना मुश्किल था। लेकिन गौर से देखने पर इसे समझ आता है कि वो लाश दरअसल इसी बूढ़े आदमी की थी जो नजीब से पहले बकरियां चराया करता था। अब या तो शायद इसने खुदकुशी कर ली थी क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, या फिर शायद कफील ने ही इसे मार डाला था
क्योंकि वो किसी काम का नहीं था। और मेरे ख्याल से भी नजीब और हकीम को इसलिए लाया गया था क्योंकि इनके पुराने नौकर बूढ़े हो चुके थे। तभी वो गद नजीब पर भी हमला कर देते हैं। अब नजीब बूढ़े आदमी की इस हालत को देखकर बहुत परेशान और मायूस हो चुका था। वो अपने अंदर मुस्तकबिल देख रहा था। वो फौरन वहाँ से अपनी जान बचा कर भागता है और अब वो जाकर उस अचार को सुनता है जो सीनू ने इसे गांव से आते वक्त दिया था। तब वो फैसला करता है कि किसी भी हालत में वो अपने बच्चे, बीवी और माँ के लिए वहाँ से बाहर निकल कर रहेगा। इसलिए अब अगले दिन नजीब भेड़ों को चराने के बहाने थोड़ा दूर चला जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तब तक कफील जूनियर की नज़र इस पर पड़ जाती है, जो फौरन अपने ऊन पर बैठकर इसका पीछा करता है और गोलियां चलाते हुए इसे रोकने की कोशिश करता है। अब नजीब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, थक चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। जैसे ही वो थक कर बैठता है, कफील जूनियर इसके पास आता है और इसे वापस बहुत मारता है और बाद में इसकी टांग तोड़कर इसे भेड़ बकरियों की जगह बांध देता है। नजीब के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा था। अब जब इसे प्यास लगती है तो ना चाहते हुए भी इसे जानवरों के झूठे पानी को जानवरों की तरह भी पीना पड़ता है, जो जाहिर करता है कि वहाँ इसके लिए जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई थी। इसके बाद कुछ और वक्त गुजर जाता है और हम देखते हैं कि अब नजीब की दाढ़ी और भी बढ़ चुकी है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं अब इसे भी वहाँ रहने की आदत हो गई थी। जैसे इसे मालूम हो कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो वहाँ से नहीं निकल सकता, क्योंकि हर तरफ बस रेत ही रेत थी। एक दिन भेड़ चराते हुए अचानक बारिश होने लगती है, जो कि बहुत कम होती थी। तब नजीब एक पहाड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। बारिश रुकने पर जब वो वहाँ से जा ही रहा था कि अचानक इसे एक गाने की धुन सुनाई देती है, जो इसने पहले भी सुनी हुई थी। जब वो इसका पीछा करता है तो इसके सामने हकीम आ जाता है, जो कि बहुत दिनों बाद इसे मिला था और खुद भी एक कफील का गुलाम था। इसकी हालत भी वैसी ही थी जैसे नजीब की थी। अब बारिश से बचने के लिए वो भी करीब ही रुक गया था। इसे देखकर नजीब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो दोनों जोर जोर से रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं कि इनके साथ ये क्या हो गया है। हकीम अब नजीब से बहुत बातें करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक इसका कफील वहां आता है और गुस्से में इसे वहां से ले जाता है। जाते जाते हकीम ने नजीब को वहां से भागने का मशवरा दिया था, मगर नजीब खुद भी नहीं जानता था कि वहां से भागना कैसे है। लेकिन कहीं न कहीं इतने दिनों बाद हकीम से मिलकर वो थोड़ा खुश हुआ था, मगर इसे इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लग रहा था कि इनके साथ कितना गलत हुआ। खैर, अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं और अब नजीब को अचानक हकीम की तरफ से एक खत मिलता है, जिसको पढ़कर वो जान पाता है कि उस दिन जब हकीम नजीब से मिला था तब हकीम के कफील ने इसे बहुत ज़्यादा मारा था। मगर मौजूदा वक्त में हकीम के पास एक आदमी है जो इन्हें इस जगह से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से वहाँ काम कर रहा था और उसे रास्ता भी आता है। ये बात जानने के बाद नजीब हकीम से मिलने जाता है, जहाँ हकीम आज अपने साथ इब्राहिम कादरी नाम के एक आदमी को लाया था, जो कि असल में एक अफ्रीकी था और वो भी गुलामों की तरह रहकर तंग आ चुका था। इब्राहिम की बातों से हम जान पाते हैं कि चंद दिन के बाद कफील के बेटे की शादी होने वाली है, जिसमें सब लोग जाने वाले हैं और उस दिन सिर्फ गुलाम वहाँ रह जाएंगे। उसी दिन इब्राहिम हकीम और नजीब को साथ लेकर भागने वाला था और फिर बिल्कुल ऐसा ही होता है। जिस दिन कफील के बेटे की शादी होती है उस दिन सब लोग गुलामों को छोड़कर दावत में चले जाते हैं। इनके जाने के बाद सबसे पहले नजीब बहुत से पानी से नहाता है और इतने दिनों बाद नहाकर वो बहुत खुश था, क्योंकि जब से वहाँ आया था इसने नहीं नहाया था। अब नजीब का जिस्म देखकर हम जान पाते हैं कि वो वहाँ रहकर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ बस इसे इतना ही खाना दिया जाता था जिसमें वो ज़िंदा रह सके। फिर नजीब वापस वही कपड़े पहनता है जिन्हें पहनकर वो वहाँ आया था, मगर उसकी पैंट बहुत ढीली हो चुकी थी और वो बेल्ट की जगह एक रस्सी बांधता है। सब जानवरों को खाना देने के बाद वो वहाँ से हकीम और इब्राहिम के साथ निकल जाता है। वो तीनों आज बहुत खुश थे और रात तक चलते रहे, मगर अब चलते चलते इन तीनों को बहुत प्यास लगती है। तब किस्मत से इन्हें एक और कफील का टेंट दिखाई देता है, जिसे देखकर इब्राहिम वहां से पानी चुराने लगता है, मगर तब वहां के कफील की नज़र इस पर पड़ जाती है और वो इस पर अपनी बंदूक से फायरिंग करने लगता है। लेकिन जैसे तैसे इब्राहिम वहां से अपनी जान बचाकर हकीम और नजीब के साथ निकल जाता है। वो तीनों एक जगह पर लेटकर सो जाते हैं। अगले दिन जब इनकी आंख खुलती है तो इन्हें दोबारा चलना पड़ता है, मगर अब तक वो सड़क के पास नहीं पहुंचे थे और मजीद चलने के बाद इन्हें समझ में आता है कि वो रात के वक्त जल्दबाजी में रास्ता भटक चुके हैं और अब इब्राहिम को भी नहीं पता था कि इन्हें कहाँ जाना है। दूर दूर तक बस बड़ा रेगिस्तान था और चारों तरफ रेत ही रेत थी, जिससे बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन सा लग रहा था।
حکیم کی حالت بہت بگڑنے لگتی ہے اور اسے اپنے سامنے ڈھیر سارا پانی اور ایک اون دکھائی دیتا ہے، مگر وہاں مردہ اون کا ڈھانچہ تھا۔ اصل میں حکیم کو جو دکھائی دیا تھا اسے سیراب کہا جاتا ہے، جو اکثر ریگستان میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو نظر آتا ہے۔ جب انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے تو وہ ذہنی طور پر اپنے سامنے ان چیزوں کا تصور کرنے لگتا ہے جن کی اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب آگے چلتے ہوئے جب وہ تینوں خدا کو یاد کر رہے تھے، اچانک سے زمین سے بہت سارے خطرناک صحرائی سام نکل آتے ہیں۔ ابراہیم اور حکیم وہاں سے جیسے تیسے نکل جاتے ہیں، مگر نجیب وہاں پھنس جاتا ہے۔ تب ابراہیم اسے ایک ہی جگہ کھڑے رہنے کے لیے کہتا ہے۔ نجیب کوشش کر رہا تھا مگر وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ بچ جاتا ہے۔ اب تینوں کو چلتے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، مگر وہ اب تک سڑک کے پاس نہیں پہنچے۔ چلتے چلتے نجیب کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور وہ چل بھی نہیں پاتا۔ تب ابراہیم اپنی جیکٹ پھاڑ کر اس کے پاؤں میں باندھ دیتا ہے اور تینوں آگے بڑھنے لگتے ہیں، مگر اب ایسا وقت آ جاتا ہے کہ حکیم کی حالت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ اسے فوراً پانی پینا تھا تو ابراہیم اسے اپنا پسینہ پلاتا ہے۔ تب حکیم کو اپنی وہی زندگی اچھی لگنے لگتی ہے جسے چھوڑ کر وہ گھر واپس جانے کے لیے ریگستان میں بھٹک رہا تھا، مگر اس کی امید اس قدر ٹوٹ چکی تھی کہ وہ وہاں سے نکلنے کی بجائے جانوروں والی زندگی کو جینا پسند کر رہا تھا۔ پھر تھوڑا آگے چلنے پر حکیم کو ایک بار پھر سیراب دکھائی دیتا ہے جس میں اسے اپنے سامنے بڑی بڑی عمارتیں اور کھانا دکھائی دیتا ہے۔ وہ فوراً اس کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے، مگر حقیقی زندگی میں وہ ریت کھا رہا ہوتا ہے۔ جب ابراہیم اور نجیب اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو حکیم نجیب کو مارنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ یعنی دیکھ رہے ہو کہ ذہنی حالت کس قدر بگڑ جاتی ہے، لیکن اچانک ریت کھانے کی وجہ سے اسے خون کی الٹی ہوتی ہے اور وہ وہیں مر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر نجیب کی حالت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ بھی پوری طرح سے ہمت ہار چکا تھا۔ تبھی ابراہیم اسے سنبھالتا ہے اور اسی دوران وہاں اچانک ریت کا طوفان آ جاتا ہے۔ وہ دونوں طوفان سے تو بچ جاتے ہیں، مگر حکیم کی لاش ریت کے نیچے کہیں دب جاتی ہے۔ دل پر پتھر رکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی نجیب کو حکیم کی لاش کے بغیر ہی ابراہیم کے ساتھ آگے جانا پڑتا ہے۔ اب چلتے ہوئے ابراہیم کی حالت بھی بگڑنے لگتی ہے اور ساتھ ہی نجیب کے پاؤں میں اتنے زیادہ چھالے ہو چکے تھے کہ اس کے پاؤں درد سے جل رہے تھے۔ اب اگلے دن نجیب کی حالت بھی مرنے والی ہو چکی تھی۔ تب ابراہیم اپنی فکر نہ کرتے ہوئے نجیب کو اپنے جوتے پہننے کے لیے دے دیتا ہے، لیکن تبھی ابراہیم کی نظر وہاں پر ایک چھپکلی پر پڑتی ہے جسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ آس پاس ضرور پانی ہوگا۔ تھوڑی بہت تلاش کرنے پر نجیب اور ابراہیم کو وہاں پانی مل جاتا ہے، جسے دیکھ کر وہ دونوں فوراً اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ کوئی سیراب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی اور آج اتنے عرصے بعد وہ جی بھر کے پانی پی سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ابراہیم پانی کو ایک بوتل میں بھر لیتا ہے اور تھوڑا آرام کرنے کے بعد نجیب کے ساتھ آگے کی طرف نکل پڑتا ہے۔ لیکن اب اور زیادہ آگے جانے پر انہیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ آس پاس سڑک کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، جسے دیکھ کر اب ابراہیم کی ہمت بھی جواب دے جاتی ہے۔ جب اگلے دن نجیب کی آنکھ کھلتی ہے تو تب تک ابراہیم وہاں سے اکیلا کہیں جا چکا تھا، لیکن جانے سے پہلے اس نے نجیب کے لیے وہ پانی کی بوتل چھوڑ دی تھی جسے انہوں نے اس تالاب سے بھرا تھا۔ شاید وہ بھی زندہ نہیں بچا ہوگا۔ نجیب اب اکیلا ہی اس ویرانے میں پھنسا ہوا تھا اور اس کا دماغ تقریباً کام کرنا بند کر چکا تھا۔ چلتے چلتے کافی وقت بیت جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب اس کے پاس جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پانی پینے کے بعد وہ جیسے تیسے کھڑا ہوتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر تب تک اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی کہ وہ چل بھی نہیں پاتا اور نیچے گر جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل گرتی ہے اور اچانک کوئی آواز کرتی ہے جیسے کہ وہ کسی سخت سڑک پر گری ہو۔ جی ہاں، یہ دیکھ کر نجیب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے اندر اچانک ایک طاقت آ جاتی ہے اور وہ آخر سڑک کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں سے اب اس کی جان بچ سکتی تھی۔ تبھی وہاں ایک بہت ہی مہنگی گاڑی آ کر رکتی ہے۔ اس میں سے ایک شیخ نکلتا ہے اور نجیب کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے پانی پلانے کے بعد اس سے اچھی طرح بات کرتے ہوئے اپنے ساتھ شہر کی طرف لے جاتا ہے۔ نجیب وہاں سے نکل کر بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں وہاں سے کبھی نہیں نکل پائے گا۔ اس نے ساری امیدیں چھوڑ دی تھی، مگر اب وہ آخر کار شہر تک آ گیا تھا۔ شہر پہنچ کر وہ ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے۔ تب وہاں قسمت سے اس کی ملاقات کنجی سے ہوتی ہے، جو خود ایک ملیالی تھا اور سعودی میں اپنا ہوٹل چلا رہا تھا۔ نجیب کی حالت دیکھ کر وہ فوراً اس کی مدد کرتا ہے اور اسے نہلا دھلا کر اس کے گھر والوں کا پتہ کرتا ہے اور نجیب کی بات ان سے کرواتا ہے۔ نجیب کو یہاں آئے ہوئے تقریباً 4 سال ہو چکے تھے اور 4 سال بعد وہ اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہے۔
نجیب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا ہوا تھا جسے اس کی بیوی نجیب کی یاد میں اکیلا پال رہی تھی۔ مطلب سوچ رہے ہو کہ نجیب نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی آواز سنے گا اور یہ جان پائے گا کہ اس کا بیٹا بھی ہوا تھا۔ خیر یہ سب باتیں جاننے کے بعد نجیب فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں اپنے گھر جائے گا، لیکن چونکہ اس کے پاس ابھی کوئی بھی ڈاکیومنٹس نہیں تھے اس لیے اسے اس جیسے لوگوں کے ساتھ جیل میں رکھا جاتا ہے جو اپنے کفیل سے بھاگ کر آئے تھے۔ وہاں پر نجیب ابراہیم کی تصویر بھی دیکھتا ہے جو کہ پولیس اسٹیشن میں لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی اور معلومات نہیں تھی۔ کچھ وقت کے بعد جیل کے اندر کچھ کفیلوں کو بلایا جاتا ہے اور وہاں کا یہ قانون تھا کہ اگر کوئی بھی کفیل وہاں موجود اپنے کسی غلام کو پہچان لیتا ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ واپس لے جا سکتا ہے، اور ایسا ہونے پر کفیل اپنے غلام کو جیل کے اندر بہت زیادہ مار پیٹ کرتے تھے اور بعد میں انہیں ذلیل کرتے ہوئے جانوروں کی طرح لے جاتے تھے۔ نجیب بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، لیکن تبھی اس کا خوف ایک برے خواب کی صورت میں اس کے سامنے آتا ہے۔ اچانک جیل کے اندر وہی کفیل جونیئر آ جاتا ہے جو کہ نجیب کو پہچان لیتا ہے اور اسے بہت مارتا ہے، لیکن پھر نجیب کو ہوش آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں کفیل جونیئر ہے تو صحیح لیکن وہ آگے نکل گیا تھا۔ لیکن اچانک کفیل جونیئر واپس آ جاتا ہے۔ تب اس کی باتوں سے ہم جان پاتے ہیں کہ اصل میں پہلی بار یعنی آج سے تقریباً 4 سال پہلے جب کفیل جونیئر حکیم اور نجیب کو اپنے ساتھ لے گیا تھا تو اس نے ان کے ساتھ دھوکہ کر کے انہیں لے جایا تھا، یعنی کہ وہ تو لیگل یہاں پر آئے تھے کام کرنے کے لیے۔ ان کی کمپنی والے بھی اگلے دن انہیں لینے آئیں گے، لیکن تب تک دھوکہ دے کر کفیل جونیئر نے انہیں اپنا غلام بنا لیا تھا کیونکہ زبان کی مشکل بہت زیادہ تھی، انہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا اور اس کفیل جونیئر کو اس غیر قانونی کام کے بارے میں پتہ تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن وہ ایک طرح سے غلاموں کا دلال تھا، اس لیے اس نے ایسا کیا۔ کیونکہ نجیب اس کا آفیشل غلام نہیں تھا اور وہ انہیں دھوکہ دے کر لے گیا تھا، اس لیے یہ قانون اس پر لاگو نہیں ہوتا تھا اور اس لیے کفیل جونیئر کا اس پر کوئی حق نہیں تھا۔ اب وہ اسے وہاں سے لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ یہ سب بتانے کے بعد کفیل جونیئر وہاں سے منہ پھیلائے ہوئے چلا جاتا ہے، یعنی کہ دیکھو یہاں پر 4 سال یہ لوگ بغیر سزا کے بغیر کسی چیز کے ان کے غلام بنے ہوئے تھے اور بیچارہ حکیم تو بغیر مطلب ہی مارا گیا۔ اور بات رہی ابراہیم کی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو آفیشل غلام ہوگا لیکن وہ بھی وہاں سے بھاگنا چاہتا ہوگا۔ اس کے بعد نجیب بہت روتا ہے اور اب 3 مہینے تک نجیب کو جیل میں رکھا جاتا ہے۔ بعد میں اسے باقی تمام امیگرنٹس کے ساتھ جو کہ بھاگ کر یہاں بغیر کسی ڈاکومنٹس کے سعودی عرب آئے تھے واپس بھارت بھیج دیا جاتا ہے، یعنی کہ نجیب یہاں سے ایک چیز سیکھ کر گیا تھا کہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اسے اسی میں خوش رہنا چاہیے اور بغیر نالج یا پلاننگ کے کبھی بھی ایسے انجان ملک میں نہیں جانا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔